हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेई चैलेंजर के ऊपर। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? प्लीज कमेंट करिएगा। हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में आप देख रहे होंगे, लेकिन आपने इस वीडियो को ऐसे देखना कि जैसे कि ये लाइव वीडियो है। तो मेरे को बताइए, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हाउस द जोश बच्चों, जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर कमेंट करके, क्योंकि चैट जो आप करेंगे तो उससे थोड़ा आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। जय लॉजिक, ठीक है ना? सो दैट्स द लॉजिक। तो अगर आप चैट करते हैं तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो फिर कनेक्शन बढ़िया बनता है टीचर के साथ, और जब कनेक्शन बढ़िया बनता है टीचर के साथ तो फिर नॉलेज का ट्रांसफर भी जो है बढ़िया होता है। जय लॉजिक। सो दैट्स द लॉजिक। सो बच्चों, जिम्मेदारी जो है मैंने उठाई है इस चैप्टर की, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते होंगे, तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूं। मेरा नाम है युग कुमार सरीन सर। लॉजिकली तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। और मैं 2009 का आईटी रुड़की का पास आउट हूं। तो विदाउट एनी ब्रेक मैंने कंटिन्यूअसली 2009 के बाद जो है बच्चों को पढ़ाया है। ऑल इंडिया रैंक, मतलब बहुत अच्छे अच्छे 11, 7, 22, और एवरेज टॉप 100 में 4 बच्चे जो है हर साल निकाले हैं। तो अच्छा, एक वास्ट एक्सपीरियंस है विदाउट एनी मतलब फील्ड चेंज। मैंने कोई फील्ड चेंज नहीं करी है। मैं कंटिन्यूअसली जो है प्रोफेशनली बच्चों को जो है पढ़ा रहा हूँ। आईआईटी जेई की जो है तैयारी करवा रहा हूँ। एडवांस जो है बच्चों को फोड़ना सिखा रहा हूँ। सो यू माइट बी इंटरेस्टेड में ऑल इंडिया रैंक। तो मेरा 1914 खुद उस टाइम पे रैंक था 2005 के अंदर, और 494 ऑल इंडिया रैंक था ए ट्रिपल के अंदर, जिसको आप जेई मेंस कहते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो चलिए, अब आपने बता दिया कि तैयारी कैसी चल रही है, जोश कैसा है आपका, और अब बारी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। तो बच्चों, जितना टाइम हमारे पास अभी है तो आराम से जो है हम एडवांस को क्रैक कर सकते हैं। एडवांस को क्रैक करने के लिए जो चीजें चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ आपका एक दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय जो है, एक परसिवरेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि भैया मैंने प्रिपेयर करना है, एडवांस को फोड़ना है, तो बस मैं एडवांस को फोड़ूंगा। रास्ता हम दिखाएंगे, ठीक है ना? तो रास्ता आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए, क्या है इस चैप्टर के अंदर? तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, तो ये जो है एक जस्ट थ्योरी का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। तो देखिए, थ्योरी का ओवरव्यू जो है, इसके अंदर बीएसएल है, बायोट सेवर्ट लॉ है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ होगा, डायपोल होगा, डायपोल के ऊपर टॉर्क, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह के जो है टॉपिक्स जो है इसी के अंदर आते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना। और फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये एक पार्ट रहता है, फोर्स ऑन अ मूविंग, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कहिए कि ओवरव्यू है पूरे के पूरे चैप्टर्स का। और एडवांस जो है नाम होता है बच्चों, बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। पूछते वो बेसिक्स ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन फिजिक्स चेंज नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या बोला? क्वेश्चन चेंज हो सकता है, फिजिक्स चेंज नहीं होती। ओके, सो दैट्स द ओवरव्यू। और देखिए बच्चों, लेक्चर को जब मेरे को स्टार्ट करना होता है, ठीक है, तो मैं हमेशा एक, मतलब कहिए कि जय लॉजिक स्टूडेंट से बुलवाता हूँ। थोड़ी सी गर्दन में हल्का सा पेन है, दैट्स वाई हल्की सी गर्दन कईयों को लग रहा होगा कि हल्का सा आपने टिल्ट एंगल थीटा जो है बना रखा है। तो चले फिर, इंतजार किस बात का बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है लेक्चर को स्टार्ट? तो आप जहां पर भी हैं वहां पर मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। क्या कहना है आपको? ठीक है, मेरे साथ कहना है क्या? जय लॉजिक कहना है। तो ठीक है, तो चले फिर, इंतजार किस बात का बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप जहां पर भी वहीं पे बैठे रहिए और मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक। हमेशा लॉजिक लगाते रहे। सर आपने कह दिया, हमने मान लिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वी नीड लॉजिक। बेसिक्स जो है बच्चों वो क्लियर करने, किसी भी हालत में आपको रीजन पता होना चाहिए। साइन थीटा को थीटा क्यों लेते हैं, साइन एक्स की एक्सपेंशन ऐसे कैसे आ गई, पाई इरेशनल क्यों है? ऐसा नहीं कि पाई की फॉर्म जो है पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? रीजन जानना है, ठीक है। दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। हम वहां पर भी आगे सोचेंगे भगवान को किसने बनाया ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछने हैं। जय लॉजिक का यही मतलब है, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। ओके, चले भाई, लेक्चर को स्टार्ट कर दिया जाए। तो देखिए जरा, क्वेश्चंस उठाते हैं इसके अंदर। तो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पुराने पीवाईक्यू से। तो ये देखिए एक पुराना पीवाईक्यू है और इसको जो है आपने अटेम्प्ट देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप अटेम्प्ट दीजिए, करिए। तो देखिए आपने पॉज किया होगा और इसको अटेम्प्ट दिया होगा। तो आइए जरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। 1991 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। A charged particle plus q and mass m moving under the influence of a uniform electric field E, right side है, and uniform magnetic field B follows a trajectory from P to Q as shown in the figure. The velocities at P and Q are this and this respectively. तो P और Q पर आपको जो है velocity दे रखी है। अब क्या कह रहा है, which of the following statement is are correct? तो कैसे इसको हम सर सॉल्व करें? देखिए वेलोसिटी चेंज अगर हो रही है, ध्यान सुनिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है जिम्मेदार? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कौन है जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो बेसिक्स जो है वो क्लियर करने यहाँ पर, तो आप अपना एक कॉपी पर पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि स्पीड जो चेंज करने का अधिकार जो होता है दैट इज विद इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं चेंज कर सकती। तो स्पीड चेंज कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्क की वजह से जो है स्पीड चेंज होती है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बच्चों? राइट साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? राइट साइड है। तो राइट साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वर्क डन जो है हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है हम वर्क डन लिख लेते हैं। तो आइए जरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। कहां से कहां, कहां से कहां भाई? ध्यान से सुनिए भाई, कहां से कहां? मैं यहां से यहां, यहां पर P बोलता हूं और इसको बोलता हूं Q। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कहां से कहां? बोलिए मेरे साथ, P एंड क्या? Q, P एंड Q। तो देखिए वर्क डन लिखेंगे हम, ठीक है, कहां से कहां? P से Q का। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? चेंज इन क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये फिजिक्स कहती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी 2v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m, इनिशियल कितनी है? v स्क्वायर, और इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है? q इंटू ई, q इंटू ई इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी बच्चों? 2a। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है। तो मैं यहां पर सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा क्यू ई इंटू 2a। मैं यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो 3/4 एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए Q आ जाएगा और A आ जाएगा। देखिए ये आ रहा है 3/4 एम वी स्क्वायर बाई क्यू ए। बिल्कुल सही है। सो बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही दिया गया है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखें। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एट P इज। अब रेट ऑफ वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। अब रेट ऑफ वर्क डन कैसे निकलता है? तो देखिए रेट ऑफ वर्क डन मुझसे कोई पूछे P पर, तो मैं कहूंगा कि देखो भैया रेट ऑफ वर्क डन तो F डॉट V होता है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। dW बाई dt, dW क्या होता है? F डॉट क्या? ds। और अगर आपको dW बाई dt चाहिए, जाइलॉजिक बेसिक्स बनाते रहें, F डॉट ds अपॉन dt। बच्चों ds बाई dt क्या होवे? F डॉट V होवे, तो F डॉट V होता है। तो यहाँ पर फोर्स किधर है? राइट साइड, वेलोसिटी किधर है? राइट साइड। तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पावर जो है वो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, 3/4 यहाँ पर हमने लिखी थी एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटू चार्ज करिए, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई, इंटू वेलोसिटी कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो देखिए 3/4 एम वी क्यूब अपॉन ए, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, सेकंड को ऑप्शन भी सही आ रहा है। थर्ड देखते हैं बच्चों। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P इज 0। तो जब हमने कहा कि पॉइंट P के ऊपर
ये वर्क डन आ रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ रहा है, ये पावर आ रही है, तो कॉमन सेंस कहता है, लॉजिक कहता है कि सी सही नहीं हो सकता। डी, रेट ऑफ वर्क डन बाय द बोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज 0, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए क्यू पॉइंट पर जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड है तो जो वर्क डन होगा एफ डॉट वी करेंगे तो 0 आने वाला है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। और मैग्नेटिक फोर्स क्यों सर? अरे भैया मैग्नेटिक फोर्स तो कभी वर्क करती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो तो 0 ही आएगा। ओके, सो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने वरुण बैच में दिया था स्टूडेंट्स को, वरुण बैच जो है एंड में आता है, ठीक है। बाहर के जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो पीडब्ल्यू के इंटरनल स्टूडेंट्स हैं वो भी एडवांस की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए वो बैच होता है। तो उसके अंदर जनरली मैं ये क्वेश्चन जनरली देता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर भी मैंने ये क्वेश्चन तो दिया ही था। तो चलिए अब चक्रव्यूह जो है इसके अंदर भी ये क्वेश्चन हो जाए, तो साइड में हो रहा हूं, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। क्या कह रहा है, पार्टिकल हैविंग चार्ज m, सॉरी हैविंग मास m, चार्ज q is projected with velocity v naught along the y-axis in the uniform magnetic field b naught, which is outward and perpendicular to the plane of the paper as shown in the figure. The particle is continuously subjected to a frictional force which varies as this, where alpha is a constant. Consequently, the particle moves on a spiral path till it comes to rest at point p. The x coordinate of the point p is, ठीक है ना, तो x coordinate हमसे पूछ रहा है। तो आइए जितना हमें पता है हम उस हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें देखिए एक चीज पता है, हमें सर ने बताया कि भाई क्या क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, फिजिक्स चेंज नहीं होती। बोलो मेरे साथ, बोलना जरूरी है, जिन्होंने मेरी बात सुन ली उनको गाली चढ़ा दी गई है, बोलना पड़ेगा, विद्या माता की कसम चढ़ा दी गई है। बोलो, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बेसिक, वेरी गुड, चेंज नहीं होते, बेसिक चेंज नहीं होते। क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बेसिक चेंज नहीं होते, ऐसा कुछ बात है। पार्टिकल कहां पर है, यहां पर पार्टिकल है, वेलोसिटी कहां पर है, ये रही उसकी वेलोसिटी, ठीक है, तो ये रही इसकी वेलोसिटी, लेट अस सपोज v है। अब इसके ऊपर बच्चों लगने वाली है क्या, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है इधर। कैसे पता सर आपको, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर बच्चों, वेलोसिटी इधर, v क्रॉस v करेंगे तो इधर आ जाएगी क्या, फोर्स। तो देखिए यहां पर फोर्स आ गई, तो ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स होगी, क्यू वी बी के बराबर होगी। और एक यहां पर बच्चों फ्रिक्शन की फोर्स है, फिर हाँ सर पता है कितनी है भैया फ्रिक्शन की फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स है एफ, और उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू वी, अल्फा इंटू वी है उसकी वैल्यू। तो अल्फा कितना दे रखा है, देखो जरा कॉपी चेक करो, 10 की पावर -3 दे रखा है। वेलोसिटी जो है वो तो हमें पता नहीं भैया कितनी है। चार्ज देखो और मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दे रखा है, चार्ज देखो भाई कितना है, 10 की पावर -3 है। तो 10 की पावर -3 बच्चों चार्ज है, तो ये अल्फा हो गया, ये क्यू हो गया और ये बी आ गया। अब मैं निकालने जा रहा हूं बच्चों क्या, मैग्नेटिक फोर्स, क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों, भारत का भविष्य बनाने वाले बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स लिखो जल्दी से, शाबाश, मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे, शाबाश। और मैग्नेटिक फोर्स लिखने के बाद लिखेंगे क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, शाबाश। सर आप शाबाश पहली, हाँ जी, मोटिवेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, बोलोगे फिजिक्स आती है आती है आती है, तो भगवान भी कहता है तथास्तु। आप कहते हो फिजिक्स नहीं आती, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, भगवान क्या कहता है, तथास्तु, ठीक है। तो आइए रहा, मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो गई भाई, कितनी हो गई मैग्नेटिक फोर्स, क्या, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, क्यू वी बी, हाँ क्यू वी बी, कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं ना यार, तो क्यू वी बी होता है। तो ये देखिए 10 की पावर -3 इंटू वी आ रहा है, ठीक है। तो ये रही मैग्नेटिक फोर्स, यही निकाली आपने। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी, अरे भैया म्यू एम जी बोल ना दियो, बोल ना दियो, म्यू एम जी बोल ना दियो, ठीक है, म्यू एन, ठीक है, वो अलग होती है, ठीक है, ये अलग है, ये कुछ फ्लूइड वाली फ्रिक्शन है। 6 पाई ईटा आर वी है ना, कौन सा लॉ था, कौन सा लॉ, जल्दी जल्दी 5 सेकंड के आपके पास, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 सेकंड बताओ, 6 पाई ईटा आर वी का नाम क्या था फॉर्मूले का, देखें भैया आपने बताया था, बताया था तो कमेंट करके कंफर्म करिएगा कि हाँ सर मैंने बता दिया था। आंसर इज स्टोक्स लॉ, ठीक है, सो दैट इज स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ कहते हैं उसे।
फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी, अल्फा वी। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी है, 10⁻³ इंटू क्या, वी। तो ये आ गई हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। अब जरा खोपड़ी को थोड़ा सा जो है खुजाइए, देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। हाँ सर ये तो सेम सेम आ गए, तो सर अब क्या करें भैया, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं लेकिन फिजिक्स चेंज नहीं होती। लेकिन सर आप बताओ ना, हमें, हम क्या आप सोच रहे हो चक्रव्यूह में हम फंसने के लिए आए हैं? हमें ये बताओ चक्रव्यूह से निकलते कैसे हैं, जब क्वेश्चन सामने आता है हमें सोल्यूशन नहीं देखने, हम यहाँ पर सोल्यूशन के लिए नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर पता करना है कि सोल्यूशन बनता कैसे है। कैसे जब कोई क्वेश्चन, कोई हमारा फ्रेंड जो है जिसने ये मान लीजिए क्वेश्चन को नहीं देखा, उसके सामने पहली बार जब क्वेश्चन सामने आता तो वो कैसे कर लेता है, हमें ये चीज सीखनी है। वही चीज बच्चों में सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं सॉल्यूशन नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको अप्रोच बताना चाहता हूं कि कैसे मैं यहां पर अब सोच रहा हूं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो मैंने देखी कि वेलोसिटी अगर v है तो ये आ रही है 10⁻³ ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी, और ये जो आ रही है ये फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है। ठीक है, मैं अगर इसको F बोलता हूं तो मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों ये भी क्या हो जाएगी, F हो जाएगी, दोनों के दोनों F हो जाएंगे। मुझे क्या आता है, मुझे फिजिक्स आती है, फिजिक्स 11th की भी आती है, 12th की भी आती है। फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो मैं लगा दूंगा F = ut + ½ at²। लेकिन यार वो तो तब लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, कैसे थॉट प्रोसेस बन रहा है। अच्छा तो मैं फोर्स लिखूंगा, उससे एक्सेलरेशन निकलूंगा और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करूंगा। अरे रास्ता बन गया भाई, और रास्ता बन गया भाई, बधाइयां बधाइयां बधाइयां, रास्ता बन गया, सानू पता चल गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर फोर्स लिखते हैं, उससे एक्सेलरेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। सही सही बताओ, यही तो आपको आता है कि अगर फोर्स वेरिएबल होती है तो हम इंटीग्रेट करते हैं। हम भैया जेई वाले स्टूडेंट है, नीट वाले नहीं है, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है तो वी हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो मैथ्स मतलब जेई और नीट का मतलब मैंने जो यहाँ पर बोला बस ये था कि हाँ हमें मैथ्स का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि हम जेई वाले हैं, क्योंकि हम मैथ्स जो है एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, 90 - थीटा। तो अब ये देखिए एक थीटा आ गया और एक 90 - थीटा आ गया, तो राइट साइड वाली फोर्स लिखते हैं। राइट साइड वाली फोर्स जो होगी mdvx/dt, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट साइड, ये कितना हो जाएगा, f cos थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस f ये हो जाएगा साइन cos ऑफ 90 - थीटा यानी कि साइन थीटा। सो बच्चों ये है पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन राइट साइड में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू mdv/dx। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये पूछें, क्यों सर, अरे यार ऑनलाइन का यही तो सिस्टम है। ऑनलाइन के अंदर जो है टीचर को लगता है टीचर ने बताया बच्चे ने समझ लिया, लेकिन कई बार बच्चे जो है अपना सवाल जो है पूछ नहीं सकते। तो हो सकता है किसी का ये सवाल हो कि सर ये mdv/dx कैसे आ गया, है सवाल है। अगर ये एक सवाल है तो भैया आंसर सिंपल सा है, फोर्स इक्वल टू मा, गिव रिस्पेक्ट, इमोशन के साथ बोले, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मा। तो ये मा लिखा गया है, ठीक है, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन होती है। इसी प्रकार से वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में mdv/dt, लेकिन ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो एक माइनस लगा देते हैं। तो नीचे की तरफ जो फोर्स है वो हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स लिख लो, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लिखोगे तो वो जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअल में नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है हम वो लिखना चाह रहे हैं, तो दैट विल बी f साइन थीटा और प्लस f कॉस थीटा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम निकालना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन। सुनिए बच्चों ध्यान से कंसीडर करें जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन। वी वांट डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन, तो हाउ वी कैन फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन। मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए, इसका इंटीग्रेशन टाइप चाहिए। अच्छा अगर मैं इनको देखूं ध्यान से तो एक f साइन थीटा है और एक यहाँ पर माइनस f साइन थीटा है।
दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर भी ऐसे मन में आ रहा होगा विचार कि ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड 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 ऐड, है ना, या सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आगे क्या है, फिजिक्स खत्म है, आगे अब सवाल जो है वो मैथ्स का है। मैथ्स बहुत भोला है, फिजिक्स उसका इस्तेमाल कर रही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चों, मैंने क्या बोला, क्या बोला थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बोला, जल्दी से बताइए, शाबाश, वेरी गुड। मैथ्स बहुत भोला है, फिजिक्स उसका इस्तेमाल कर रही है, तो हमें जो है फिजिक्स जो है, हम फिजिक्स यूज वाले हैं, तो हम मैथ्स का देखिए अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे मैथ्स का इस्तेमाल करें, ट्रिक लगाते हैं थोड़ा सा। जो ये एफ है उसके अंदर बच्चों वी आ रहा है, जो एफ है उसके अंदर क्या आ रहा है, वी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये वी है। और अगर मैं यहाँ पर देखिए ये वी है और ये एंगल की बात करूं तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वी साइन थीटा क्या होगा, ये वी साइन थीटा बच्चों वी एक्स होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो देखिए यहां से देखो मेरे को चीजें पता चल रही है कि देखिए वी एक्स जो है वो वी साइन थीटा है, तो वी एक्स अगर वी साइन थीटा है तो मैं यहां पर एक्स कंपोनेंट की बात कर सकता हूं, वेलोसिटी के मैं एक्स कंपोनेंट की बात कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे बच्चों चाहिए साइन थीटा वी के साथ मल्टीप्लाई। अब आप मेरे शेर बताओ मैं क्या करूंगा, जल्दी से बताइए मैं क्या करूंगा। यहां पर मुझे चाहिए साइन थीटा, क्या करूं, इन इक्वेशंस को ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं, शाबाश बोलो। क्वांटम फिजिक्स से मेरे बॉडी के पार्टिकल्स आप तक पहुंचे हुए हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश। क्या करूंगा, जल्दी टेल मी टेल मी टेल मी, जल्दी भैया, टाइम नहीं है। चलो भाई डिस्कस करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर इन इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे एफ कॉस थीटा से मुक्ति एफ साइन थीटा आएगा। तो वेरी गुड, 1 - 2 करते हैं बच्चों। अब 1 - 2 करेंगे, माइनस साइन ऑलरेडी लगा था, आपको पता है कि यहाँ पर जो फोर्स थे वो नीचे की तरफ लिखी गई थी, दैट्स वाई माइनस साइन लिया था। यहाँ पर जो फोर्स है वो राइट साइड लिखी गई थी, दैट्स वाई देयर वाज पॉजिटिव साइन। जय लॉजिक, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो देखिए m dvx अपॉन dt प्लस m dvy अपॉन dt इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, सेपरेट किया जा रहा है तो -2f, f की वैल्यू बच्चों रख देते हैं 10⁻³ v साइन थीटा। क्या, v साइन थीटा। टैं टैं टैं। क्या सर ये साउंड इफेक्ट है बच्चों, विजुलाइज करा करो क्वेश्चन को, देखा करो कैसे जो है यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको कलरफुल दुनिया के अंदर विजुलाइज करा करें, और साथ में म्यूजिक भी लगाया करें, मजा आ जाता है पढ़ाई का। टैं 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 टैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, v sin थीटा, व्हाट इज दिस, v sin थीटा, इट इज vx। तो ये vx है, ठीक है। vx क्या होता है, अच्छा मास कितना है बच्चों, देखो क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितने ग्राम है भाई, 20 ग्राम। तो मास आपको दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 ग्राम, तो यहाँ पर देखो मैं मास लिख रहा हूँ 20 ग्राम, यानी कि 20 डिवाइड बाय 1000, देखते रहो देखते रहो। dvx बाई dt यहाँ पर आ गया, फिर ये देखिए 20 ग्राम, है ना, dv बाई dt आ गया, और ये देखिए -2 इंटू 10⁻³ ये क्या है, vx है। और बच्चों जल्दी से बताइए vx क्या होता है, dx बाई dt होता है कि नहीं होता, dx बाई dt होता है कि नहीं होता, vx क्या है, dx बाई dt। तो vx को आप क्या कर देंगे, dx बाई dt लिख देंगे, और जैसे ही dt लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, dt dt गया। अब जैसे ही dt dt गया, उठा लो भाई। अब इक्वेशन देखिए बहुत ही आसान हो गई है, यहां से आप बहुत आसानी से अब चीजों को खत्म कर सकते हो, फिनिश। कैसे सर, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, 20/1000 है, यहां पर बच्चों क्या है dvx, यहां पर बच्चों क्या है dvy, इसको देखो चलो मैं कॉमन ले लेता हूं, और यहां पर है -2 10⁻³ dx। और अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, जी हाँ अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए जैसी लिमिट डालेंगे तो देखिए काम खत्म हो चुका है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी शुरुआत में कितनी थी, 0 फाइनल 0। वाई डायरेक्शन में शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, v0 फाइनली 0। अरे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी दे तो रखी थी 1, देखो चेक करो, क्वेश्चन पढ़ रखा आपने। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड, 1। और एक्स की बात करें तो 0 से क्या हो गया, एक्स आ चुका है।
अब बच्चों कुछ ज्यादा बचा नहीं है, 20/1000। ये तो 0 है, ये वैल्यू -1 हो गई, और ये आ गया -2 इंटू 10⁻³ और बच्चों ये आ गया x। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहां से निकालिए, 10⁻³ कटेगा, 10 आ जाएगा, SI यूनिट में आ जाएगा, 10 मीटर हमारे पास आंसर आ चुका है। तो कैसा लगा, कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके साथ बच्चों और आप ट्राई कर सकते हो, कुछ और पार्ट इसके अंदर जो है आप ट्राई कर सकते हो, जो मैं आपको होमवर्क के लिए, बल्कि होमवर्क नहीं कहना चाहिए, क्लास वर्क ही कहना चाहिए, तो क्लास वर्क के लिए ही दे रहा हूं, जो कि आप खुद यहाँ पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका एक आप ये कर सकते हो कि फाइंड y कोऑर्डिनेट, फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हो फाइंड फाइनल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द origin when particle finally क्या stops। अगर वो फाइनली रुक जाता है तो आपको बताना है कि ये कितना डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से दूर होने वाला है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए, तो ये आपने इसके साथ ही करना है, होमवर्क नहीं है बच्चों, ये क्लास वर्क है। आप अभी वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट देंगे और अटेम्प्ट दे लीजिए। ठीक है, पॉज करिए और अटेम्प्ट दे लीजिए। मैं अब देखो कईयों ने पॉज नहीं करा होगा, हाई स्पीड पे देख रहे होंगे, है ना, देख रहे हो ना, आपको पॉज करना है, क्योंकि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में आंसर इसका लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो आंसर बच्चों इसका आ रहा होता है कुछ 10 मीटर और इसका कुछ आ रहा होता है 10√2 मीटर। ठीक है, तो ये क्लास वर्क है, साथ में करना जरूरी। क्लियर भाई, होमवर्क नहीं है ये, होमवर्क एंड में मिलेगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, कह रहा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट चार्ज पार्टिकल डू नॉट हिट द आउटर सिलेंडर। तो यहां पर देखिए एक इनर सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है a, और एक आउटर सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है b, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दे रखी है कितनी, कैपिटल B। चार्ज पार्टिकल है q, उसका चार्ज है, मास है m, वी नॉट वेलोसिटी दे दी गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट की, ताकि पार्टिकल बाहर वाला जो है सिलेंडर उसको हिट ना करे। ओके, तो चलिए साइड में हो रहा हूं, पॉज करो और सॉल्व करो। तो चलिए आपने जो है पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी स्टूडेंट्स, तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे इसको करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वही बेसिक्स जो है बच्चों लगानी है, और बेसिक्स हम लगाएंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो वी हैव टू अप्लाई फंडामेंटल्स, वी हैव टू अप्लाई बेसिक्स। तो बेसिक्स और फंडामेंटल जो है हमें अप्लाई करने हैं और उसके हिसाब से हमें आंसर तक पहुंचना है, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम विजुलाइज करते हैं, तो हमारे पास एक व्हाइट कलर का चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m, वो राइट साइड जा रहा है, ऐसे राइट साइड क्या बल्कि ऐसे जा रहा है, और जैसे कि एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है q v क्रॉस b, तो एक सर्कुलर मोशन इसका ऐसा कुछ होता हुआ हमें विजुलाइज हो रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेडियस को ले लेते हैं b-a। अगर आपने भी बच्चों ऐसी गलती करी है तो करना कुछ नहीं, बस आप क्या करें, जहां पर आप हैं वहां पे खड़े हो जाइए और ऐसे हैंड करिए, ऐसे देखिए इस प्रकार से हैंड करने हैं, कंधे के लेवल पे लेके आइए। हाँ जी, जरूरी है, विद्या माता की कसम। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रेडियस को b-a करा था, हाँ ऐसे करिए हैंड्स को, और फिर ऐसे स्क्वाट्स 1 2 3 करिए करिए, 3 स्क्वाट्स लगाने हैं। जिन्होंने मेरी बात सुनी तो उनको विद्या माता की कसम है भैया, 3 स्क्वाट लगाएं। अगर आपने रेडियस को b-a ले लिया, देखिए रेडियस को b-a अगर ले रहा है कोई, तो वो ना इसको एक स्ट्रेट दीवार की तरह ट्रीट कर रहा है। उस तरह का सवाल ऑलरेडी एडवांस में पूछा जा चुका है, बट ये जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड है। यहाँ पर ये स्ट्रेट दीवार नहीं है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट वॉल।
तो अगर ये स्ट्रेट वॉल नहीं है तो फिर यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन करवाएंगे। अब देखिए सर्कुलर मोशन करवाएंगे तो ये जो सर्कल यहाँ पर बनना चाहिए, ये सर्कल जो बच्चों बनना चाहिए, ये वाला, ये इसको आगे जाके यहाँ पर क्या करने वाला है, टच करने वाला। देखिए टच कर रहा है, तो इस तरीके से ये इसको टच कर रहा है। अगर ये टच कर रहा है, ये सर्कल इसको टच कर रहा है यहाँ पर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक बेसिक प्रॉपर्टी जो है सर्कल्स की, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स, जैसे देखिए एक सर्कल ये है और ये देखिए दूसरा सर्कल, इस प्रकार से दूसरे सर्कल ने इसको टच कर दिया। और देखिए सेंटर से हमने चार्ज पार्टिकल को फेंका था, तो ऐसे कुछ समझिए, ऐसे फेंका था, तो देखिए इसके पास वेलोसिटी थी और फिर ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में आ जाता है और फिर ये घूमने लग जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जो कॉमन नॉर्मल होती है ना, वो दोनों सर्कल के सेंटर से पास करती है। फ्रेंड्स ऑफ माइंड मैंने क्या बोला, जल्दी से बताएंगे, जल्दी, शाबाश। फ्रेंड्स ऑफ माइंड मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला वो आपको बताना है। मैंने कहा कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो जो कॉमन नॉर्मल होता है वो दोनों के सेंटर से पास करता है बच्चों। हाँ, दोनों के सेंटर से पास करता है, यानी कि बच्चों ऐसा कुछ केस बनने वाला है। यानी कि ये जो है, ये अगर रेडियस है r, ठीक है, और यहां पर देखिए परपेंडिकुलर डालिए तो ये भी क्या है, r, ये डिस्टेंस हमारे पास a रहेगा, जो कि आप इस डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये a है। और ये देखिए ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास r है, ये भी r है, दिस इज r रेडियस, दिस इज r। और अगर मैं यहां पर देखिए नॉर्मल डालूं तो ये सेंटर से पास करेगा बच्चों, ये 90 डिग्री है। अब ये वाला डिस्टेंस बताइए, देखिए बहुत आसान, ये डिस्टेंस है हमारे पास a, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये a स्क्वायर है और ये कितना भैया, ये तो r है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए ये a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस मिल गया। इसमें बच्चों में r ऐड करता हूं तो क्या आ जाता है b, क्वेश्चन खत्म है, फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, खत्म, बाय। कैसे सर खत्म हो गया, अरे भाई देखिए रेडियस आपके सामने है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों b माइनस r के बराबर। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, b स्क्वायर, या इधर पहले स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2br। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब बच्चों इसके अंदर देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और r की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है कितनी, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन बच्चों कितनी, 2b। तो ये वैल्यू हमारे पास r की आ गई। अब ये जो वैल्यू r की आई है, यहीं पर क्वेश्चन हो चुका है खल्लास, फिनिश, क्योंकि रेडियस मिल गया है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, mv/qb डाल दीजिए। तो इसका अगर हमें आंसर निकालना है तो आंसर जो है बच्चों एक पेज में आ ही चुका है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, mv0 अपॉन qb जो कि रेडियस है, ये होना चाहिए किसके बराबर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b, इसमें जस्ट टच करेगा। तो v0 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b इंटू क्या, qb अपॉन mv0। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम पूछ रहा था, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी जस्ट इससे क्या होगी, हल्की सी कम होगी। बट हाँ, अगर ऑप्शंस हमारे पास हैं और ये वैल्यू वहीं कहीं पर लिखी हुई है और बाकी वैल्यू से दूर है, तो हम यही वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, हल्का सा इससे कम, क्योंकि इस वैल्यू पर तो वो टच कर गया। क्वेश्चन में लिखा था क्या, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v0, ताकि वो आउटर सिलेंडर को टच ना करे। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे, अरे बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, 2020 में ये एडवांस में सवाल आया है, पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं साइड में हो रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़िए। A light disk made up of aluminium, a non-magnetic material, एक डिस्क है, नॉन मैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम की बनी है, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from its axis, ठीक है। On revolving the magnet about the axis, the disk will, axis of the disk will, figure is schematic and drawn not to scale, drawn
मतलब नॉट ड्रॉन टू स्केल, ठीक है। मतलब कह रहा है कि भैया इस डिस्क के साथ क्या होगा। तो देखिए जरा इसको समझते हैं, नॉन मैग्नेटिक का क्या मतलब है। नॉन मैग्नेटिक का मतलब ये है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब जैसे कि उसके अंदर डायपोल्स नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब यही है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये तो नहीं है, लेकिन हाँ वो एक कंडक्टर जरूर है। और अगर वो कंडक्टर है तो बच्चों उसके अंदर क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, यानी कि लेंस लॉ जो है हम लगा सकते हैं क्योंकि वो कंडक्टर है। ठीक है ना, देखो बेसिक से कर रहे हैं। जय लॉजिक, जय लॉजिक, लॉजिक की जय हो। बेसिक्स, फंडामेंटल हमारे जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो हमारा बेसिक कहता है हमें कि भाई ये कंडक्टर तो है, हाँ बस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहा, लेकिन है तो ये कंडक्टर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेकिन नहीं शो कर रहा, लेकिन हाँ इसके अंदर लेंस लॉ तो लगेगा। तो अब अगर हम मान लीजिए इस मैग्नेट को अगर हम लेट अस सपोज ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको घुमा रहे हैं, तो ये चाहेगा कि इस प्रकार से ये ना घूमे। तो अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको मान लीजिए मैंने घुमाया कैसा, क्लॉकवाइज। बोलिए कैसा, बोलना जरूरी है भाई, मैं ऐसी फालतू में बोल रहा हूँ क्या, कैसा है? आपको क्या लगता है मैं ऐसी बोलता रहता हूँ? है बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। तो बताइए जरा, ये जो मैग्नेट है बच्चों के कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज सर। तो इस पे लेंस लॉ के हिसाब से टॉर्क, लेंस लॉ के हिसाब से बच्चों टॉर्क कैसा लगेगा? टॉर्क लगेगा सर उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क लग जाएगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर टॉर्क लगा एंटी क्लॉकवाइज तो इसका मतलब क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, इस पर टॉर्क लग जाएगा क्लॉकवाइज। तो डिस्क पर टॉर्क कैसा लग जाएगा, क्लॉकवाइज। तो डिस्क पे टॉर्क क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डिस्क पे टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, क्वेश्चन खत्म। तो बताइए क्या होना चाहिए। रोटेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, नो। रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, यस। नॉट रोटेट एंड टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज, नहीं टेम्परेचर पर तो असर पड़ जाएगा। डू नॉट रोटेट बट इस टेम्परेचर विल स्लोली राइज। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसके अंदर हमारे पास सेकंड आ रहा है, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन। क्योंकि मैग्नेट अगर मूव करता है कैसे सर, क्लॉकवाइज, तो लेंस लॉ कहता है टॉर्क लगेगा कैसे सर, एंटी, अरे एंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। और डिस्क जो है उस पर एक टॉर्क आ जाएगा कैसा, क्लॉकवाइज। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, पॉज करो सॉल्व करो। तो यू हैव टू सॉल्व दिस। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग wire located on the z-axis carries a current I along the z direction and it produces the magnetic field B. The magnitude of the line integral of B dot dl along a straight line from the point this to this is given by mu naught is the magnetic permeability of free space. तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की, तो बता दो B डॉट dl की वैल्यू क्या आने वाली है। तो देखिए बच्चों, इस तरह का जो सवाल होता है इसका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले एक सवाल आप ये करके दिखाना जरा, कि यहाँ पर मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर जो करंट है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये रहा, नाम है इसका गोलू, नाम तो सुना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, गोलू मूव्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड, फाइंड क्या, वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। बस इसकी वैल्यू पूछ रही है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है तो बताइए इसके लिए क्या आने वाला है बी डॉट डीएल का वैल्यू,
ठीक है। तो बी डॉट डीएल का भालू बच्चों क्या आने वाला है, भालू बता दीजिए क्या आने वाला है इसका। तो करिए जरा, साइड में हो रहा हूं। हाँ सर आपने मुंडी बहुत टेढ़ी कर रखी है। हाँ मुंडी टेढ़ी भाई। सर आपकी मुंडी ऐसी टेढ़ी ही रहती है। अरे नहीं भाई, बताया थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ठीक है, इसलिए मुंडी टेढ़ी करा है। ठीक है, सीधी हो जाता है, देखो सीधी हो जाता है। हाँ, क्रिच क्रिच। हाँ बच गया, क्रिच से बचना है। चलिए, अब आपने देखिए क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, तो ऐसे कुछ आपने ट्राई किया हो सकता है कि देखिए यहां पर करंट कैरिंग वायर है आई। ठीक है, करंट कैरिंग वायर जो है वो ये देखिए, इसमें करंट मान लीजिए आई। ठीक है, करंट इज गिवन टू यू। ये डिस्टेंस नहीं दिया था, लेकिन चलिए मान लीजिए दिया है। वैसे एक्चुअल में आंसर जो होगा वो इस डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी क्वेश्चन में नहीं दिया गया। हाँ लेकिन आई जो है वो दिया गया है। तो लेट अस सपोज ये बच्चों डिस्टेंस है हमारे पास ए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे। ठीक है, इसमें देखिए करंट की तरह है बाहर की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बच्चों किधर आनी चाहिए, ऐसे। कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, इस प्रकार से। तो कैसे भैया, ये देखिए करंट जो है उस डायरेक्शन में अंगूठा कर दीजिए, फिंगर्स को कर्ल करिए, तो ऐसे कुछ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ चुकी है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ चुकी है, तो अब आप डीएल यहां पर ले लीजिए, इसको डीएक्स मान लीजिए, और ये मान लेते हैं ये एक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या, 2 पाई आर कर देते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये आर है, ये मान लेते हैं हम थीटा। और अब बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालनी है, तो बी डॉट डीएल कर देते हैं, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्लोज इंटीग्रेशन तो नहीं करना है, तो इसलिए गोला मत लगाइएगा। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर यहाँ से आने वाला है। तो खुद करें जरा, ठीक है ना। टीचर का आईआईटी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, आपने आईआईटी करना है तो ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर सेल्फ, बाई योर सेल्फ। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और डॉट, तो ये देखिए ये थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो डॉट आ जाएगा dx बी डॉट डीएल, और साथ में बच्चों क्या आ रहा है, cos थीटा। तो ऐसा कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो मैं सब कुछ थीटा की टर्म्स में चाहता हूँ कि आ जाए। तो देखिए cos थीटा किसके बराबर है, बेस a बाई आर। तो आप cos थीटा को लिखना चाहें तो आप a बाई आर लिख सकते हैं। और tan थीटा अगर लिखें तो उससे देखिए क्या आने वाला है, tan थीटा लिखें तो x बाई ए। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है वो dx अपॉन ए के बराबर है। तो यहाँ से आपको dx भी मिल रहा है, तो ये आ रहा है a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो ये बच्चों क्या आ रहा है, dx। अब dx की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए क्या आ गया, म्यू नॉट आई dx। dx की वैल्यू क्या है, a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये dx की वैल्यू है। फिर क्या है, cos थीटा है, और नीचे क्या है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है, a। आर की वैल्यू क्या है, a सीकेंट थीटा। और अब थीटा की लिमिट देखिए -पाई/2 से +पाई/2 लेके जाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए थीटा कितना है, धीरे धीरे लेके आइए। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0, और फिर इधर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इस प्रकार से हमें जाना है। तो ऐसे हम जाएंगे, और अब देखिए यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए आंसर यहाँ से आएगा। देखिए जरा, यहाँ पर मार्कट होगी तो कौन बचेगा, ये सेक थीटा है, इसको नीचे लाइए, सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो कट गया ये। तो ओ भाई साहब, क्या हुआ सर, ओ भाई साहब, अरे क्या हुआ सर, सब कुछ कट रहा है भाई। यहाँ पर म्यू नॉट बच रहा है, आई बच रहा है, ए भी कट रहा है, 2 पाई बच रहा है, और डी थीटा बच रहा है। और डी थीटा की कंडीशन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर अपर लिमिट पाई/2 माइनस लोअर लिमिट +पाई/2 हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट नेगेटिव थी। तो ये आपके पास आंसर बच्चों आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2। तो देखो ये आंसर हमने निकाला, लेकिन ये जो आंसर निकाला है बच्चों की क्या है, आम जिंदगी। दिस इज मैंगो लाइफ। ठीक है, मैंगो। ठीक है,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, मैंगो लाइफ, आम जिंदगी। तो दिस इज मैंगो लाइफ। क्या है ये, आम जिंदगी। ठीक है, तो मैंगो लाइफ। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, मेंटोस जिंदगी। तो अब मेंटोस जिंदगी देखिए क्या है। ठीक है, सर मुंडी आपकी टेढ़ी, अरे यार फिर वही बार बार सवाल, जय लॉजिक बार बार ना पढ़, सवाल पूछें। तो अब तो मेंटोस जिंदगी, मेंटोर जिंदगी, चलो मेंटोर ही सही। मैं कौन हूँ, सर आप टीचर हो, अरे मेंटर भी कहते हैं, मेंटर है आपका, मेंटर। चलो भाई ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए करंट कैरिंग वायर थी, करंट उसमें था बाहर की तरफ। ये एक जगह है जिसमें गोलू कहां से कहां जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फिर गोलू देखो वापस भी आया था, टाइम पास कर रहा है गोलू, थोड़ी आईटी की तैयारी कर रहा है गोलू, तो बस यहीं पर ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तो अब एक लूप बन चुका है, तो बच्चों इस लूप के अंदर जो है, अगर हम लगा देते हैं क्या, हम लगा देते हैं क्या, हम लगा देते हैं क्या, हम लगा देते हैं क्या भैया, क्या क्या लगा देते हैं, बोलो, हम लगा देते हैं एम्पियर्स लॉ। तो अब हम इस पर एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर एम्पियर्स लॉ लगाया जाता है तो बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन ये आना चाहिए म्यू नॉट आई इन के बराबर, आई इन है आई, तो ए से बी, ये इन्फिनिटी, वैसे देखो इन्फिनिटी पे कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन हम जो है बहुत ही पहुंचे हुए इंसान है, हम पहुंच गए, इन्फिनिटी पहुंच गए। तो अगर हम इसको तोड़ें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए से देखिए बी गए, और हमने बी डॉट डीएल निकाला, और फिर हम कहां से कहां, बी डैश से ए डैश गए, और फिर हमने बी डॉट डीएल निकाला, और ये वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट आई इन के बराबर आ जाएगी। तो ये हमें पता चल गया। अब इसके अंदर बच्चों ये जो वैल्यू है ए से बी, बी डॉट डीएल की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि एक्स है, प्लस ये जो वैल्यू है ये भी क्या है, एक्स है। क्यों, सिमेट्री बोला, क्या सर बोला, क्या बोला, अरे सिमेट्री बोला, दोनों के दोनों सिमेट्रिक केस हैं, ये और ये क्या है, ये सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक केसेस। तो अगर केसेस सिमेट्रिक हैं तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई इन आ जाएगा। तो यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2, और बोलो मेरे साथ क्या है, ये क्या, ये तो वही आंसर आ गया है। तो बच्चों देखिए है, वही आंसर आ रहा है। तो ये क्या है, ये है हमारे पास मेंटोस जिंदगी। तो इस प्रकार से देखिए आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई मैं आपको जनरल रिजल्ट बताऊं, तो अगर करंट कैरिंग वायर में करंट आई होता है, और ये कोई वायर है, इससे आपको बी डॉट डीएल निकालना है, ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं क्या, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताने जा रहा हूं। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पर देखिए क्या है। तो बच्चों स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि आप क्या करा करें, जो ये वायर है इसको ऐसे जोड़ दो, इसके साथ, करंट कैरिंग वायर के साथ, वायर को करंट कैरिंग, अरे मतलब वायर की जगह ऐसा बोलो कि वो दो पॉइंट जिनके क्रॉस आप क्या कर रहे हो, वैल्यू निकालना चाह रहे हो। किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो बी डॉट डीएल की, उसको आप ज्वाइन कर दो करंट कैरिंग वायर के साथ, और लेट अस सपोज ये एंगल है थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए चमत्कारी वैल्यू कैसे आ रही है यहाँ पर। आप एक ही लूप ना ये वाला कंसीडर कर लो, क्योंकि बी डॉट डीएल लगाते हो तो इमेजिनरी लूप कंसीडर किया जा सकता है। तो मैं इस लूप के लिए बी डॉट डीएल लगा रहा हूँ। तो जब मैं इस लूप के लिए बी डॉट डीएल निकालता हूँ तो ये म्यू नॉट आई इन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप जूम करके देखेंगे, सर जूम बोला आपने, करके दिखाएं, ये लो भैया टेक्नोलॉजी, जूम करके देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला, ये कुछ पोर्शन करंट कैरिंग वायर का इसने काटा है। कौन सा क्वेश्चन काटा है सर, हम तो सर देख ही नहीं पाते, ये लो भैया नहीं देख पाते तो एक बार फिर से जूम इन, तो देखो जूम इन कर दिया।
जो गुलाबी कलर का पार्ट है ना बच्चों, ध्यान से देखिए, गुलाबी कलर का जो पार्ट है ना, वो गुलाबी कलर का जो पार्ट है वो आई इन में आ रहा है। वो करंट जो है वो हमें एम्पियर्स लॉ लगाते समय आई इन के अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी। आई इन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो वाला करंट होता है जो कि लूप के अंदर होता है। हमने जो लूप कंसीडर कर रखा है बच्चों वो ये वाला लूप है, ठीक है। तो वी आर कंसीडरिंग दिस लूप। इस लूप के लिए देखिए साफ साफ दिखा रहा हूं कि मैं इस लूप के लिए बी डॉट डीएल लगाना चाहता हूं, तो यहां पर आई इन जो होगा ना, रेशो एंड प्रोपोर्शन से बच्चों आई थीटा बाई 2 पाई आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आ रहा तो माइट बी यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, क्योंकि बच्चों ये रेशो एंड प्रोपोर्शन है, 9th 10th में करवा रखा होता है कि 2 पाई एंगल में आई करंट है 360 डिग्री में, तो थीटा में कितना होगा, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आई, ठीक है ना बच्चों। और यहां पर बी डॉट डीएल की वैल्यू जब निकालोगे तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसके परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका मतलब इस पोर्शन में जीरो, इस पोर्शन में कुछ आएगा और इस पोर्शन में जीरो। जैसे इसको ओ बोल दिया तो आप क्या कर सकते हो, इसको 3 भागों में बांट सकते हो। कैसे, ओ ए, हाँ ओ ए प्लस ए बी, ए से बी, बी डॉट डीएल, और फिर बी ओ, बी ओ से बी डॉट डीएल। अब बच्चों मैं जो कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया, कुछ बच्चों को अभी पता चलेगा, कुछ बच्चों को बाद में भी नहीं पता चलेगा कि क्या बताना चाह रहा हूं। कंसंट्रेशन लेवल हाई रख लो। ये और ये क्या है, अंडा, क्या है ये, जीरो, अंडा। पंजाबी में जीरो को, अंडे को आंडा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जीरो आ रहा है, अंडा आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मिल गया है, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि जब बी डॉट डीएल की इंटीग्रेशन होती है ए से बी, वो हमेशा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई आती है, ठीक है। देखिए बहुत ही बढ़िया से, बहुत बढ़िया, वाह क्या चीज बताई, वाह क्या चीज बताई। इससे आप डायरेक्ट बच्चों आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं जरा बच्चों एडवांस का सवाल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो कह रहे होंगे सर क्वेश्चन तो ये था, करवाई पता नहीं क्या जा रहे हो। अरे भैया मैं आपको वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ उसके बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है डिस्कस किया गया था वरुण बैच के अंदर पहले से ही। क्योंकि देखिए हर बार ये एडवांस में क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन तो मेरे डायरेक्ट आते ही हैं, क्योंकि लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं, तो उन लिमिटेड लेक्चर्स के अंदर मेरे को ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो आए। तो हमेशा मैं भी कोशिश करता हूँ कि नया से नया सिचुएशन बनाऊं। तो ये एक नई सिचुएशन जो है इस बार ये एडवांस में पूछी गई है, लेटेस्ट है, और लेकिन ये ऑलरेडी आप नोट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें तो कोई भी चीज़ मैं कहूँ तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि भाई गलत है, ठीक है, क्योंकि सबका प्रूफ है, वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। तो यू कैन चेक, और लेक्चर जो है वो मैग्नेटिक का ही है, तो उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस ये किया हुआ है, ठीक है। सो क्या है भैया ये क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि एक जगह है, यहाँ पर जैसे कि पॉइंट ए है, और यहाँ से हम किसी दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट जो हमारे पास है बच्चों √3a, कॉमा ए है, जेड में जीरो है, और यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों a, जीरो। और करंट कैरिंग वायर जो है वो बच्चों कहाँ पर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस, carrying a current I along the z direction and produce a magnetic field B. The magnitude of the line integral of B dot del along the straight line from this is, तो करंट कैरिंग वायर बच्चों किधर है, बाहर, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब बोल रहा है क्या हमें कि बी डॉट डीएल बता दो। तो देखो मैंने क्या करा, करंट कैरिंग वायर के साथ जोड़ दिया। ये देखिए √3a है, ये a है, तो ये 60 डिग्री आ गया। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ये कैसे आ रहा है, यू माइट बी एट द रॉन्ग प्लेस, यू हैव टू थिंक, ठीक है। ये देखिए अगर ए है, ये ए है, तो ये 45 डिग्री आ गया, तो ये 45 डिग्री आ गया, तो एंगल तो हमें पता चल ही गया है। तो आंसर बच्चों हम एक लाइन में लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई, और थीटा कितना है 60 डिग्री यानी कि π/3 प्लस 45 डिग्री यानी कि π/4। तो दिस इज द आंसर बच्चों। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। सुनो सुनो सुनो, 7 म्यू नॉट आई अपॉन 24 आंसर आ रहा है। देखें जरा आंसर ये है
7 म्यू नॉट आई अपॉन 24, बिल्कुल। सो इट मीन्स कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, लेकिन जिसको ये ट्रिक नहीं पता थी उसके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंगो जिंदगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लिखेगा, इंटीग्रेट करेगा, आंसर निकालेगा। हम लेकिन डायरेक्ट कर लेंगे जेल लॉजिक, ठीक है। तो ये हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। तो आगे देखिए हमारे पास क्या है। चलिए आगे जो है एक क्वेश्चन आपको देते हैं, थोड़ा आपके लिए बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार का है कि देखिए जैसे हमारे पास ये एक जगह है, ग्राउंड, वाह, इसके ऊपर बच्चों एक, ये देखिए एक स्फीयर रख दिया गया है, और इस स्फीयर के अंदर ऐसे ऊपर एक पोर्शन है जहां पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज भर दिया गया है, और यहां पर बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज भर दिया गया है। और ये देखिए ये वर्टिकल एक लाइन है जो कि यहां से लेट अस सपोज कितना 53 डिग्री पर, ऐसा कुछ एंगल। और अब क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि देर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी आ रही है, लेट अस सपोज ई नॉट आई कैप है। तो क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉलिड स्फीयर, on the solid sphere when it is released from the shown position, ठीक है। assume, assume क्या, friction is sufficient to prevent क्या, slipping, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, सॉलिड स्फीयर है, और इसके ऊपर रो मान लेते हैं, माइनस रो, यहां पर मान लेते हैं रो। सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है। देखिए डेटा आपको सारा मिल चुका बेटा, ठीक है। और करिए अब, पोज करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, ऐसे ना सोचेंगे मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं, ऑलरेडी कॉपीड। टेक्नोलॉजी, हाँ चलिए भाई, यहाँ पर अब कैसे सॉल्व करें भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉर्क होगी, हाँ टॉर्क होगी, घूमेगा, हाँ घूमेगा, घूम, फील आ रही है, कलर्स के साथ विजुलाइज कर रहे हैं, बैकग्राउंड भी दिख रहा है। मजाक की बात नहीं बच्चों, रियलिटी है। जो बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। जो बच्चे आगे कहते हैं कि सर पेपर के अंदर कंसंट्रेशन नहीं बन रही, क्या करें सर, हमसे सिली मिस्टेक होती है, हम क्या करें। पेरेंट्स क्या जवाब देते हैं, बच्चा कंसंट्रेशन इंक्रीज करो। टीचर्स क्या जवाब देते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करो। रिश्तेदार क्या जवाब देते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करो। आपको भी क्या लगता है कि हमें अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमसे सिली मिस्टेक हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बताता, क्या नहीं बताता, हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन। हम क्या फालतू में वहां पे बैठ गए सिली मिस्टेक करने के लिए बैठे हैं। सिली मिस्टेक होती है आपसे कि नहीं होती टेस्ट के अंदर। तो हाउ टू सॉल्व इट, आंसर इज विजुअलाइजेशन, जो मैं अभी आप चाहता हूं कि आप करें। आप मेरे साथ आइए, जरा विजुअलाइज करिए, मोटरसाइकिल निकालिए अपनी, विजुअलाइज करिए ढूंढ 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 साउंड इफेक्ट के साथ। आइए मोटरसाइकिल ढूंढ, ठीक है। इस सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर नहीं सॉरी, सॉलिड स्फीयर, बैकग्राउंड देखिए ब्लैक कलर का दिख रहा है, विजुअलाइज करिए, मोटरसाइकिल भी चल रहा है, साउंड इफेक्ट आ रहा है। अब जैसे ही टॉर्क लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चार्जेस को फील करिए, इन चार्जेस पे हर एक चार्ज पर फोर्स लग रही है, राइट साइड ऐसे कुछ, इस पर लग रही है लेफ्ट साइड। सो देयर इज सम टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क। अरे सर क्या मजा आ गया, फील होगी पूरी पूरी।
अब जैसे ये मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन कहेगी अरे भाई 1 मिनट रुको, मैं भी हूँ, स्लिपिंग होने नहीं दूंगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी सम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, और वो हमें निकालनी। तो उसके लिए क्या करते हैं, टॉर्क लिख लेते हैं। टॉर्क लिखने के लिए अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर सारी की सारी फोर्स सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हो, वैसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको डायपोल मान के भी कर सकते हो, क्योंकि डायपोल मोमेंट इसकी निकालनी है, तो सारा चार्ज सेंटर पे मान के आप डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए। कौन से करूं, बताइए कौन से करें। लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन चलो फीलिंग्स से जो है समझने की कोशिश करता हूँ बच्चे क्या चाह रहे होंगे। हाँ हाँ ठीक। स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर डायपोल से कर दो, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है ना, उनका कहना है लॉजिक जय लॉजिक, ये तो दिख ही रहा है, यहाँ से तो हो जाएगा, डायपोल से करके दिखाइए। लो भाई, डायपोल मोमेंट बच्चों इसकी लिखते हैं, तो ये याद है आपको 3r/8 होता है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 3r/8 होता है। तो देखो 3r/8 इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पर मान रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे माना जा रहा है। तो एक जगह है पॉजिटिव चार्ज, एक जगह है नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2/3 πr3, ये वॉल्यूम आ गया, इंटू रो कर दिया, तो देखिए चार्ज आ गया, वॉल्यूम इंटू रो चार्ज है, और ये उनके बीच का डिस्टेंस है, तो ये टॉर्क आ गया, टॉर्क नहीं सॉरी पी आ गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस सी। हाँ ये सही लिखा है, सही लिखा है, जल्दी बोलो यस नो, जल्दी बोलो, 2 स्क्वायर लगेंगे। हाँ सही लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है। अगर आपने गलत बताया था 2 स्क्वायर लगेंगे। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ टॉर्क होना चाहिए था, यानी कि वेक्टर होना चाहिए था, एक रिजल्ट जो है स्केलर नहीं वेक्टर है। तो सिंपल, कुछ भी बोर्ड पे गलत नहीं है तो कॉपी पे भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत बोलना ही नहीं, ठीक है। चलिए टॉर्क लिखते हैं P। अब डायपोल मोमेंट किधर होगी, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, इस तरफ होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये बच्चों कितना एंगल आ रहा है, 53 डिग्री आ रहा है, ये 37 होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास P E साइन कितना 53, साइन 53 सभी को पता है, साइन 53 जो है हमारे पास क्या रहेगा, 4/5। P की वैल्यू देखो मैंने बता ही दी है। तो अब देखिए टॉर्क आ गया है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर चिंटू। तो देखो क्या है सर, ये चिंटू, चिंटू को बुला लिया यहाँ पर, इस जगह पे बैठा दिया, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, नॉर्मल डायरेक्शन का टॉर्क 0, बचा किसका, सिर्फ और सिर्फ डायपोल का, डायपोल का टॉर्क है। तो यहां पर टॉर्क हम लिख सकते हैं PE 4/5 है, इज इक्वल टू I 7/5 mr² अल्फा। तो बच्चों एक इक्वेशन मैंने यहां पर बना दी, ठीक है। ये कहां से आई, ये टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा आई। सर ये टॉर्क तो सर सेंटर पे बैठ के पीक रस ही होता है, चुप, कंसेप्ट लिख लो लिख लो लिख लो, धमाकेदार कॉन्सेप्ट। क्या है धमाकेदार कंसेप्ट, धमाकेदार कॉन्सेप्ट, धमाकेदार कंसेप्ट बच्चों ये है कि अगर, क्या सर अगर नेट, क्या सर नेट, नेट फोर्स बच्चों अगर 0 है, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं, इफ नेट फोर्स इज 0 देन टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, then torque of external forces is same about any point। प्रूफ हो जाएगा जय लॉजिक भैया, बिल्कुल। मैंने आपको बताया है कि जब मैं जय लॉजिक क्लास में बोलता हूं तो स्टूडेंट भी तो बोलते हैं जय लॉजिक, तो वो हर चीज के पीछे कोई चीज छोड़ी ही नहीं उन्होंने। मेरे को तो टेलर थ्योरम जो है सबके प्रूफ बच्चों को बताने पड़ते हैं, और मेरे को खुशी होती है कि बच्चे हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इसका भी बच्चों प्रूफ होता है, लेकिन अभी मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों, रोटेशन थोड़ा नहीं करा रहा हूं, ठीक है। बट हाँ ये धमाकेदार कंसेप्ट जो है आपके नोट्स में होना चाहिए। तो आपने जो ये टॉर्क लिखा है P क्रॉस C, ये टॉर्क सभी पॉइंट्स के अबाउट होता है, सेम होता है, तो ये आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट लिख लिया।
अब आप सेंटर पे बैठ के लिखते हो। जब आप सेंटर पे बैठ के लिखोगे, देखिए टॉर्क की सेंस देखिए, ये है पी वेक्टर, ये रहा पी वेक्टर, देखो ना पी वेक्टर ये रहा, और ई वेक्टर किधर है, देखिए ई वेक्टर राइट साइड, पी क्रॉस ई करिए, किधर आ रहा, बाहर। अगर बाहर आ रहा तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो कितनी अच्छी फिजिक्स है, डायरेक्शन जो बताई जाती हैं वो बिल्कुल मैच करती हैं रियलिटी के साथ। तो यहाँ पर टॉर्क बच्चों आ रहा है बाहर की तरफ, तो टॉर्क आ रहा है बाहर की तरफ, यस टॉर्क इज कमिंग इन आउटसाइड। तो जब बाहर की तरफ आ रहा है टॉर्क कितना आ रहा है, पीई 4/5, है ना। लेकिन इस टॉर्क को रोकेगा कौन, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, तो एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऐसे, क्योंकि देखो अब आपको कैसे पता सर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड है, देखिए कॉमन सेंस जो है, इट इज नॉट कॉमन बट इट शुड बी कॉमन इन दिस बैच। ये जो स्फीयर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड। और आप सभी को पता है क्या, फोर्स लगा लो कहीं पे, एक्सेलरेशन होगी यहीं पे, यानी कि कहीं पर भी फोर्स लगा लीजिए, एक्सेलरेशन किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की होती है, कितनी, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। फोर्स लगा लो कहीं पे, एक्सेलरेशन होगी यहीं पे। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स भी बच्चों किधर होनी चाहिए, लेफ्ट साइड होनी चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसलिए फ्रिक्शन भी लेफ्ट साइड होगी। अब फ्रिक्शन लेफ्ट साइड होगी तो उसका टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। बेसिक बेसिक, यस। स्वाद आता है, क्या मजा आता है जब हम बेसिक से चीजें करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो यही समझ नहीं पाते, माइनस कैसे कर दिया, कभी माइनस कभी प्लस। हम टॉर्क देख रहे हैं बच्चों, ये टॉर्क बाहर, फ्रिक्शन की टॉर्क अंदर, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से लेफ्ट साइड जा रहा है, फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड जा रहा है। स्वाद आ रहा है फिजिक्स का, लेफ्ट साइड जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन लेफ्ट साइड घूम रहा है बिकॉज ऑफ द टॉर्क। ठीक है, और वो टॉर्क जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट के बॉट तो फ्रिक्शन का नहीं है, लेकिन हाँ उसका है, तो टॉर्क का जो ये पी क्रॉस सी का टॉर्क है उसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। लेकिन सेंटर में जब बैठ रहे हो तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दैट्स वाई माइनस कर रहे हैं। और यहां पर क्या आना चाहिए, 2/5 mr² अल्फा, और ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये सॉल्व हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू हमें निकालनी थी तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, बट हाँ एक बार मैं आंसर तक आपको पहुंचा देता हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो ये देखिए क्या आ रहा है, 7/5 mr² अल्फा माइनस एफ आर, देखिए एफ आर, और ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए 2/5 mr² अल्फा। मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, और सेकंड इक्वेशन से वैल्यू आंसर निकाल रहा हूँ। तो 2/5 mr² अल्फा, तो देखिए एफ आर किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर, ये तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया, यही होता है ना। देखिए अल्टीमेटली चीज वही आ रही है कि फोर्स है तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन मुझे आंसर निकालना तो मेरा आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया, इसकी वैल्यू पता चल गई, पी मेरे को पता, तो अल्फा पता चल ही गया ना, तो मैं इस पी की वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन और यूज कर लेता हूँ, जैसे ये आ गया ना मेरे पास, तो इससे मैं आर अल्फा निकाल लेता हूँ। फ्रिक्शन तो आ गया है, आर अल्फा आप देख लो कितना होगा, आर अल्फा हमारे पास होगा, यहाँ से निकाल लो, 5/5 कटा 4p, आर अल्फा होगा 4p, ये देखिए आर अल्फा की वैल्यू आ रही है 4p अपॉन 7 mr², अपॉन 7 mr², यही है, नहीं नहीं 7 mr, एक आर हमने वहां रख लिया, तो ये आर अल्फा की वैल्यू आ रही है। तो आंसर हमारे पास आ चुका है, आंसर क्या है, आंसर इज एम से एम कटेगा और आर अल्फा, यानी कि 4e/7r इंटू पी, और पी जो है वो मैं बच्चों निकाल चुका हूं, ये रहा पी, ठीक है ना, ये रहा पी, 3 से 3 कट रहा है और आ रहा है 4/8 यानी कि 1/2, तो 1/2, यहाँ पे देखिए r की पावर 4 हो रही है, पाई आ रहा है और रो आ रहा है, r की पावर 4 हो रही है, पाई आ है और रो आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, r³ है, यहाँ आ रहा है r की पावर 4 है, 2 जब 4 है, नीचे 2 आ गया, 3 कट गया, पाई है और रो है। तो देखो मैंने p की वैल्यू भी रख दी, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया है। सो आंसर इज 2e r की पावर 4, r की पावर 3 कर दो, ठीक है, पाई कर दो, रो कर दो, और नीचे क्या आ रहा है 7, ठीक है।
दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो हो गया ये सवाल भी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट अब वही है कि अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने देखिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें, तो इनको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन जो है मतलब एडवांस के ही हैं, जैसे 2022 का है, आर्क की वजह से फील्ड लिख ली, स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड लिख ली, और आसानी से सॉल्व हो गया। तो यू कैन सी कि जो होमवर्क रहेंगे इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप अगर बेसिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक्स अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो होमवर्क क्या है, तो एक तो होमवर्क जो रहेगा ऑल क्वेश्चंस ऑफ द पीपीटी, ठीक है। कितने क्वेश्चन है सर? देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुछ 13 to 14 है, तो 15 के करीब ये क्वेश्चन मान लीजिए टोटल। एक मिस हो गया होगा तो 15 क्वेश्चन ये आपने अगर कर लिए तो एक पड़ाव आपका पूरा हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करें? देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये पड़ाव आपने पूरा कर लिया तो एक प्रकार से ये हो जाएगा कि हाँ भाई अब आप एक खुले सांड की तरह अब आप भाग सकते हो। जैसे वो होता है ना यूरोप में जो है गेम होती है, सांड को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो सांड कहीं पे भी भाग जाता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप जैसे ये 15 क्वेश्चन जब कर लें तो उसके बाद आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस चैप्टर के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब सर कुछ भी कर सकते तो हम क्या जाके जो है अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी उठाए, क्या हम कोई रशियन ऑथर जो है इरुडोव, क्रोटोव, शैलेनोव, शैलेनोव, क्रोटोव, विरुडोव ये उठाए, ये इंडियन ऑथर्स हैं उनकी बुक्स उठाएं, क्या करें? डायरेक्शन दीजिए लॉजिक के साथ। देखिए अभी जो ऑडियंस है यहाँ पर, मेरी जो ऑडियंस है वो अगले साल का एडवांस का पेपर देना चाह रही है, और बच्चे 12th में होंगे या ड्रॉपर होंगे, ये दो कैटेगरी बनती है। और कोई अगर 11th में होगा तो वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस होगा, कुछ ही बच्चे होंगे वैसे जो 11th में 12th कर रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चे 12th के हैं और ड्रॉपर हैं, और जो बच्चे हैं उन्होंने साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए टाइम उतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि सिलेबस भी चल रहा है ना। तो इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करने, तो सर उसके अंदर वही बताइए ना, टू दी पॉइंट क्या करें? तो आंसर इज वेरी सिंपल, जब तक आप सारे पीवाईक्यू नहीं करोगे ना तब तक वो फीलिंग नहीं आएगी कि भैया जो मैं एग्जाम जिसकी मैं तैयारी करने जा रहा हूँ उसका एक एक क्वेश्चन, पुराना प्राचीन काल का कहीं से भी उठा लो, एक एक क्वेश्चन मुझको आता है। अगर ये फीलिंग आपको आ गई तो देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत हाई हो जाएगा। बच्चे बुक्स करते रहते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो लेकिन वो ये है कि भैया पेपर के अंदर जो चीजें आती हैं, किस प्रकार की आती हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उस पर जनरली स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते। जय लॉजिक, तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, ऑल पीवाईक्यूज टिल डेट, बस बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी असाइनमेंट सर अभी तो बोला था आपने और कुछ नहीं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स होता है ना कि सर ये तो हमने कर लिए, क्लास में कर लिए थे, ठीक है। असाइनमेंट फ्रॉम पीडब्ल्यू ऐप, बस इतना कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है भाई। सो ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के, और अपने ऊपर जो है पूरा का पूरा विश्वास रखिएगा, ठीक है। मोटिवेशन जो है थोड़ा सही देना चाहूंगा, ठीक है, लॉजिकल मोटिवेशन। आप थोड़ा सा जैसे लॉजिकली सोचो, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको समझ में आ रही है बात, यूट्यूब देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सिलेक्शन हो गया, कॉलेज में चले गए, है ना, जिंदगी चल रही है, थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा मतलब ऊपर आइए, हवा में आइए, विजुलाइज करिए। जहां पर भी आप अभी जिस कमरे में बैठे हो, जहाँ पे स्कूल में हो, लाइब्रेरी में हो, घर में, हॉस्टल में, कॉलेज में, कहीं पर भी हो, एक बारी उस जगह से बाहर हवा में आइए। इमेजिन करिए आपकी बिल्डिंग दिखनी चाहिए, आपको सड़क दिख रही है अब, ठीक है ना, बिल्डिंग दिख रही है, और ऊपर आइए, अर्थ दिखने लग गई।
और ऊपर आइए तो अब आपको सौर सौर मंडल दिख रहा है। तो विजुलाइज करो, तो यू विल रियलाइज कि यार जितनी चीजें के बारे में मैं चिंता करता हूँ या करती हूँ, वो तो यार एक रॉक का टुकड़ा ही है। किस प्रकार से इंसान उस रॉक के टुकड़े को ही सब कुछ मान लेता है। ओ भैया, डायनासोर सारे मर गए थे, एक धूमकेतु आया था। ठीक है, और जो इंटेलिजेंस हमें मिली है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, जो लाइफ हमें मिली है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसके रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। क्योंकि जब से ह्यूमन एवोल्यूशन में इंटेलिजेंस आई है, कोई धूमकेतु स्ट्राइक नहीं करा, यानी वी आर लकी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लकी हैं। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एक रॉक के टुकड़े के ऊपर बैठ के सन के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, उसको एक साल कह देते हैं, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है उसे एक दिन कह देते हैं। रियलिटी तो यही है ना। तो फिर अगर आप इस प्रकार से सोचोगे तो दुनिया के बारे में आपको रियलाइज होगा, यार फालतू में हम टेंशन लेते रहते हैं छोटी छोटी बातों की। मेरा ये टेस्ट नहीं हुआ, मेरे टेस्ट में नंबर कम आ गए, ये हो गया, फालतू की टेंशन। एक बात मेरे को बता दो, बेस्ट एफर्ट अपना देंगे तो हम खुश हैं। तो बच्चों बस यही है मोटिवेशन, कि हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना है। अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम उसे तोड़ेंगे तो हमें टारगेट बड़ा नहीं दिखता। यह है जापानीज की काइजन थ्योरी। दूर के किसी मंदिर को विजुलाइज करिए जो कि बहुत सारी सीढ़ियों से गुजर के जाता है। तो इतनी सारी सीढ़ियां हमें जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इतने सारे चैप्टर से हमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम उन सीढ़ियों को तोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं एक ही सीढ़ी पर, तो टारगेट बहुत छोटा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप पूरा सिलेबस छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक, इस सब टॉपिक पे वर्क करेंगे तो चीज बहुत आसान हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अच्छा अगर सोचोगे, पॉजिटिव अगर सोचोगे, तो भगवान क्या कहता है, तथास्तु। तो देर इज नो पॉइंट टू वरी, चिंता नहीं करनी। अल्टीमेटली कुछ क्या होगा, कभी सुना है आपने बच्चा एचसी वर्मा पढ़ रहा था सुबह मरा हुआ पाया गया? नहीं ना। तो जब कोई मरता ही नहीं है, कार एक्सीडेंट में कितने सारे लोग मर जाते हैं, तो फिर दिन रात मेहनत करके आप ऑल इंडिया बढ़िया से बढ़िया रैंक लेके आइए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड, बेस्ट विशेस। होपफुली आप अच्छा करेंगे और डेफिनेटली अच्छा करेंगे और इस मोटिवेशन को अपने साथ रखेंगे। लॉजिकल मोटिवेशन है और इसको अपनी डे टू डे लाइफ में आपने इंप्लीमेंट भी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।